नमस्कार। हिस्ट्री के सबसे काले पन्नों में से एक कहानी में आपका स्वागत है। एक ऐसी कहानी जिसकी परछाई आज भी मंडराती है। साल है 1888, शहर लंदन। लेकिन यह ग्लैमरस लंदन नहीं है। यह एक ऐसा शहर है जो कोहरे, कोयले के धुएं और गरीबी में डूबा हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में व्हाइट चैपल गंदगी का एक भूल भुलैया था, जहां हजारों लोग गंदे लॉजिंग हाउस में ठूस ठूस कर रहते थे। आशा बहुत कम थी। कई औरतों के लिए जिंदा रहने का मतलब था रात में सड़कों पर चलना, एक खाने या बिस्तर के लिए अपने शरीर बेचना। हवा में निराशा भरी थी, सड़कें शोर से भरी थीं, लेकिन इन सब के नीचे एक उदासी का एहसास था। विक्टोरियन इंग्लैंड के कड़े मोरल यहां एक दूर का सपना थे। एकमात्र नियम सर्वाइवल था। हर कोने में एक खतरा छिपा था। हर अजनबी दुश्मन हो सकता था। गैसलाइट्स रोशनी से ज्यादा परछाई डालती थी और कोहरा किसी भयानक चीज के लिए एकदम सही कवर बनाता था। व्हाइट चैपल पहले से ही हिंसा और दुख से कठोर हो चुका था, लेकिन एक नया डर इस जिले पर छाने वाला था। एक ऐसा डर जो दुनिया भर में गूंजेगा। एक बेनाम बेचेहरा भूत अपना खूनी काम शुरू करने वाला था। वह एक सर्जन की चाकू से अपना नाम हिस्ट्री में उकेरेगा। वह नाम, जैसा कि दुनिया उसे जानेगी, जैक द रिपर था। और इस तरह हमारी कहानी व्हाइट चैपल के अंधेरे में शुरू होती है। आतंक चुपचाप घुस आया, जैसे ईस्ट एंड का कोहरा पहले एक फुसफुसाहट, फिर एक अफवाह। व्हाइट चैपल में हिंसा आम थी, लेकिन 1888 की देर गर्मियों में कुछ बदल गया। 31 अगस्त को मैरी एन निकोल्स मृत पाई गईं। उनकी हत्या अलग थी, सटीक तरीके से, डरावनी। हत्यारा बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक क्षत विक्षत शरीर और एक डरा हुआ शहर पीछे छोड़ गया। प्रेस ने इस कहानी को लपक लिया। लंदन भर में डरावनी हेडलाइनें छापी। डर व्हाइट चैपल से आगे फैल गया। हत्यारा एक राष्ट्रीय डरावना चेहरा बन गया। थ्योरीज घूम रही थीं। क्या वह एक पागल डॉक्टर था, एक विदेशी, एक अमीर आदमी? महिलाएं सड़कों से डरती थीं। पुरुष सतर्कता दल बनाने लगे। गैसलाइट्स निवासियों का मजाक उड़ाती थीं। उनकी कमजोर चमक कोई सुरक्षा नहीं देती थी। कोहरा हत्यारे का साथी बन गया, उसकी हरकतों को छिपा रहा था। पुलिस ने इलाके में भर दिया था, लेकिन हत्यारा हमेशा एक कदम आगे था। हर नई हत्या ने घबराहट बढ़ा दी। व्हाइट चैपल एक ऐसे डर से लकवाग्रस्त था जिसे वह देख या समझ नहीं सकता था। हिस्टोरियंस कैनोनिकल 5 की बात करते हैं। अगस्त और नवंबर 1888 के बीच 5 महिलाएं मारी गईं। मैरी एन निकोल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोवेस और मैरी जेन केली सभी गरीब, सभी मुश्किल में रह रही थीं। हत्यारे का सिग्नेचर तेज, शांत हमले, गले गहरे कटे हुए, उसके बाद भयानक क्षत विक्षत। सटीकता से लगता था कि उसे एनाटॉमिकल नॉलेज था, शायद एक कसाई या सर्जन। हर मर्डर में बर्बरता बढ़ती गई। एनी चैपमैन के साथ गर्भाशय हटा दिया गया था। डबल इवेंट में एक ही रात में 2 शिकार हुए, स्ट्राइड और एडोवेस। एडोवेस का शरीर भयानक रूप से क्षत विक्षत था। अंग हटा दिए गए थे, चेहरा बिगाड़ दिया गया था। आखिरी शिकार मैरी जेन केली घर के अंदर मारी गईं। उनका शरीर पहचान से भी ज्यादा क्षत विक्षत था। इसके बाद हत्याएं उतनी ही अचानक रुक गईं जितनी अचानक शुरू हुई थी। भूत गायब हो गया। डर और रहस्य पीछे छोड़ गया। शहर सोचने पर मजबूर हो गया, यह राक्षस कौन था और वह क्यों रुक गया? आइए उस रात पर ध्यान दें जब आतंक शुरू हुआ। 31 अगस्त 1888। मैरी एन पॉली निकोल्स 43 को पैसे की कमी के कारण उनके लॉजिंग से बाहर निकाल दिया गया था। वह रात के अंधेरे में गायब हो गईं। आखिरी बार व्हाइट चैपल रोड पर चलते हुए देखी गई थी। सुबह 3:40 बजे एक गाड़ी वाले ने उनकी लाश बक्स रो में पाई। उनका गला कटा हुआ था, उनका पेट क्षत विक्षत था। हिंसा चौंकाने वाली थी, सटीकता डरावनी। पुलिस को कोई गवाह नहीं मिला, कोई मकसद नहीं, कोई हथियार नहीं। प्रेस ने इसे व्हाइट चैपल मर्डर का नाम दिया। शिकार एक गरीब खानाबदोश महिला जिसे सेक्स वर्क के लिए मजबूर किया गया था। जगह एक अंधेरी, पब्लिक फिर भी एकांत गली। तरीका तेज, शांत और ब्रूटल। शहर ने अपनी सांस रोक ली। क्या यह एक बार की भयानक घटना थी या कुछ और बुराई की शुरुआत? जवाब जल्द ही मिल जाएगा। जैक द रिपर का राज शुरू हो चुका था। बस एक हफ्ते बाद हत्यारे ने फिर हमला किया। एनी चैपमैन 47 8 सितंबर को मृत पाई गई। उनका गला कटा हुआ था, उनका पेट चीरा हुआ था, उनका गर्भाशय हटा दिया गया था। पूरे लंदन में दहशत फैल गई। हत्यारा और ज्यादा साहसी होता जा रहा था। उसके इरादों के बारे में थ्योरीज बढ़ने लगी। क्या वह ट्रॉफियां इकट्ठा कर रहा था? पुलिस को सुराग मिले, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर 30 सितंबर को डबल इवेंट हुआ।
एलिजाबेथ स्ट्राइड का गला कटा हुआ पाया गया, लेकिन कोई क्षत विक्षत नहीं, शायद उसे बीच में रोक दिया गया था। 1 घंटे से भी कम समय में कैथरीन एडोवेस को मिटरे स्क्वायर में पाया गया। उनका शरीर क्षत विक्षत था, अंग हटा दिए गए थे, चेहरा कटा हुआ था। एक ही रात में 2 हत्याएं। हत्यारा पुलिस को चिढ़ा रहा था। शहर डर से घिर गया था। प्रेस ने आग में घी डाला। रिपर की बर्बरता बढ़ रही थी। पुलिस बेताब थी, लेकिन हत्यारा एक भूत बना रहा। व्हाइट चैपल उसका शिकार करने का मैदान था और कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता था। कोई तरक्की न होने पर समाज के हर कोने से संदिग्ध सामने आए। मोंटेग जॉन ड्रूइट, एक बैरिस्टर, आखिरी हत्या के बाद थेम्स में डूब गए। उनके परिवार को उन पर शक था, लेकिन सबूतों की कमी थी। जॉर्ज चैपमैन, एक नाई सर्जन, जिन्हें बाद में अपनी पत्नियों को जहर देने के लिए फांसी दी गई, उन्हें उनकी मेडिकल स्किल्स के कारण संदिग्ध माना गया, लेकिन उनके तरीके अलग थे। आरोन कॉस्मिंस्की, एक मानसिक रूप से बीमार पोलिश इमिग्रेंट, का नाम पुलिस ने लिया था। हालिया डीएनए दावों से उन पर इशारा होता है, लेकिन सबूत विवादित है। अन्य संदिग्धों में माइकल ऑस्ट्रोग, एक रूसी ठग, और कलाकारों और रॉयल्टी के बारे में जंगली थ्योरीज भी शामिल थीं। कुछ ने जिल द रिपर का सुझाव दिया, एक दाई जो बिना ध्यान दिए चल सकती थी। हर संदिग्ध के पास दिलचस्प लेकिन परिस्थितिजन्य सबूत थे। 1 सदी से ज्यादा हो जाने के बाद भी किसी को भी निश्चित रूप से हत्यारा साबित नहीं किया जा सकता है। रिपर की पहचान एक रहस्य बनी हुई है। यह मामला एक पहेली है जिसमें कुछ टुकड़े गायब हैं। यह लेजेंड इसलिए कायम है क्योंकि सच्चाई अभी भी पहुंच से बाहर है। व्हाइट चैपल से शक की परछाई कभी नहीं उठी और दुनिया आज भी सोचती है जैक द रिपर कौन था। रिपर केस ने विक्टोरियन पॉलिसिंग की सीमाओं को उजागर किया। पुलिस को जुनून के अपराधों की आदत थी, न कि रैंडम सीरियल मर्डर की। व्हाइट चैपल की गलियों का भूल भुलैया और खाना बदोश आबादी ने हत्यारे को ट्रैक करना लगभग असंभव बना दिया। फॉरेंसिक साइंस आदिम थी। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई डीएनए नहीं, कोई क्राइम सीन प्रोटोकॉल नहीं। भीड़ ने सबूतों को रौंद दिया। प्रेस ने दहशत फैलाई। हत्यारे होने का दावा करने वाले पत्र पुलिस को बाढ़ की तरह मिले। ज्यादातर धोखे थे, लेकिन सभी भटकाने वाले थे। पुलिस बलों के बीच प्रतिद्वंद्विता ने जांच में बाधा डाली। एक महत्वपूर्ण क्लूज, एक चाक संदेश, दंगों के डर से मिटा दिया गया। पुलिस अभिभूत थी, मात खा चुकी थी और मात दे चुकी थी। हत्यारा परछाई में घुल गया, केवल डर पीछे छोड़ गया। जांच विफलता का प्रतीक बन गई। रिपर एक भूत था और शहर गोस्टिया हो गया था। हर गलती के साथ रहस्य गहराता गया। इस अराजकता के बीच एक नया विचार उभरा, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग। थॉमस बॉन्ड, एक पुलिस सर्जन, ने आखिरी शिकार की जांच की और हत्यारे का एक मनोवैज्ञानिक स्केच पेश किया। उन्होंने एक अकेले आदमी का वर्णन किया जो हिंसक उन्माद से ग्रस्त था, संभवतः बुनियादी एनाटॉमिकल स्किल्स के साथ। बॉन्ड ने तर्क दिया कि हत्यारे का मकसद क्षत विक्षत करने की इच्छा थी, न कि वैज्ञानिक स्किल। यह क्रांतिकारी था। पुलिस ने एक निश्चित प्रकार के व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी, न कि केवल फिजिकल एविडेंस की। हालांकि इसने रिपर को नहीं पकड़ा, इस शुरुआती प्रोफाइलिंग ने आधुनिक फोरेंसिक मनोविज्ञान की नींव रखी। रिपर केस ने कानून प्रवर्तन को सीरियल किलर की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। राक्षस कोई डीमन नहीं था, बल्कि एक मुड़े हुए दिमाग वाला इंसान था। प्रोफाइलिंग भविष्य की जांचों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गई। रिपर की विरासत केवल आतंक नहीं थी, बल्कि एक नए विज्ञान का जन्म था। उसके अपराधों ने दुनिया के हत्यारों को पकड़ने के तरीके को बदल दिया। उसकी परछाई ने आपराधिक जांच के भविष्य को आकार दिया। 1 सदी से ज्यादा समय के बाद भी जैक द रिपर हमें क्यों आकर्षित करता है? यह रहस्य कभी सुलझा नहीं। उसकी पहचान इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनी हुई है। यह मामला हमें जासूस बनने के लिए आमंत्रित करता है, उन जवाबों की तलाश करने के लिए जो दुनिया को नहीं मिले। यह विक्टोरियन समाज के पाखंड और व्हाइट चैपल की भूली हुई महिलाओं के क्रूर जीवन की एक झलक है। रिपर के अपराधों ने युग की प्रगति के नीचे के अंधेरे को उजागर किया। वह पहला आधुनिक मीडिया सेलिब्रिटी किलर बन गया। उसका नाम आतंक का एक ब्रांड। वह कोहरे में बेचेहरा आदमी है, परम डरावना चेहरा। यह लेजेंड इसलिए कायम है क्योंकि इसमें सब कुछ है। एक रहस्यमयी खलनायक, दुखद शिकार और कोई समाधान न होने वाला रहस्य। वह 1888 में एक भूत था और वह आज भी एक भूत है। जब तक हम अज्ञात से डरते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे जैक द रिपर कौन था? जो खामोशी जवाब देती है वही उसकी कहानी को अमर बनाती है।